विद्यार्थियों, कल हमने गुप्त वंश, शातवाहन वंश और शुंग वंश के बारे में वो पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि गुप्त वंश के जो शासक हुए हैं उन गुप्त वंश के शासकों के बाद में हम गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे और गुप्त वंश का जो सामाजिक जीवन कैसा था उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक आपको मैं सवाल दे देता हूँ, इसका आंसर आपको मुझे देना है कि सवाल यहाँ पे आपका रहेगा कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? इसका आंसर आपको मुझे देना है और कहाँ देंगे आप? नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे इसका आंसर चाहिए। ये कल ही मैंने पढ़ाया है कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के इसका आंसर मुझे है वो बताना है। अब हम पढ़ते हैं आगे कि गुप्त वंश की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी वो क्या थी। सबसे पहले पढ़ेंगे कि गुप्त सम्राट थे वो वैदिक धर्म को मानते थे। हमारा जो वैदिक धर्म था, जो वेदों से संबंधित धर्म था, जो वेदों के अंदर जिसकी व्याख्या की गई थी, वो जो हमारा धर्म था वह इस धर्म को मानते थे, वैदिक धर्म को। और वैदिक धर्म को मानते हुए समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अश्वमेध यज्ञ कौन करता है? जो वैदिक धर्म को मानते हैं वे ही शासक केवल अश्वमेध यज्ञ है वो करते हैं। तो गुप्त वंश के जो भी सम्राट हुए हैं उन्होंने वैदिक धर्म को है वो अपनाया था और इसके तहत समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने है वो अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, एक था प्रथम और एक था द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के अंदर एक यात्री आया था। कहाँ से? चीन से। चीनी यात्री जिसका नाम था फाहियान। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ये भारत तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था और वहाँ पे इन्होंने बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों के बारे में जानकारी इकट्ठा की और गणित, विज्ञान, जो खगोल शास्त्र है, भूगोल है, इसके बारे में भी उन्होंने वो शिक्षा प्राप्त की थी। और इसी के जो ग्रंथ हमें मिलते हैं, इसी की जो किताबें हैं, इनके जो पुस्तकें हैं, उनके अंदर है वो हमें भारत से संबंधित और गुप्त वंश से संबंधित जानकारी है वो हमें मिलती है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान है वो भारत आया था, जो कि एक चीनी यात्री था। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि चीनी यात्री फाहियान के अनुसार गुप्त साम्राज्य कैसा था? सुशासित था, बहुत ही अच्छे ढंग से है वो संचालित हो रहा था और इसके शासन में यानी गुप्त वंश के अंदर अपराध बहुत ही कम होते थे। जो अपराध थे, चोरी, डकैती, जो भी हत्या, लूटमार जो भी होती थी, वो अपराध है वो क्या थे? बिल्कुल नगण्य थे, बिल्कुल ही कम होते थे। और क्या बताया? इसकी जानकारी के अनुसार वहां पे गुप्त वंश में जो कर भार था, जो जनता पे टैक्स लगाया जाता था, वो टैक्स है वो बिल्कुल भी वो भी क्या था? कम था। और जो राजकार्य की जो भाषा थी, जिस प्रकार हम अभी राजकाज की भाषा में जैसे हिंदी और इंग्लिश का यूज करते हैं, विशेष करके हिंदी का, तो उस समय जो भी वे गजट या विज्ञप्ति, जो भी एडवर्टीजमेंट जारी करते थे, वो किस भाषा में करते थे? संस्कृत भाषा के अंदर करते थे। उनकी जो राजकाज की जो भाषा थी वो क्या थी? वो संस्कृत थी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि गुप्त वंश के अंदर कौन कौन से ऐसे महान प्रकांड विद्वान हुए हैं जिन्होंने और जिनकी मदद से गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों में चार चांद लग गए। तो आइए हम जानते हैं कि सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे बड़ा एक नाटक है जिसके रचयिता है कालिदास। और इनके बारे में आपको एक और बात बता दूं, कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर किनको कहा जाता है? कालिदास को। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि एक नाटक है, ग्रंथ है, नाटक है, उसके रचयिता कालिदास थे। कालिदास ने एक और महाकाव्य लिखा था जिसका नाम था रघुवंश।
रघुवंश, ये एक महाकाव्य है जिसकी रचना कालिदास ने की थी। यानी ये जो दो बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि एक नाटक है और रघुवंशम जो कि क्या है, एक महाकाव्य, इन दोनों की रचना किसने की? कालिदास ने की थी। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इसके बाद में आता है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम ये क्या है? ये भी एक नाटक था और इसकी रचना किसने की थी? शूद्रक ने की थी। देखो पुस्तकों के नाम और उनके रचयिताओं के नाम आपको क्लियर याद कर लेने। तो मृच्छकटिकम नाटक था जिसके रचयिता शूद्रक। उसके बाद में आता मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये भी क्या था? एक नाटक था जिसके रचयिता कौन थे? विशाख दत्त, इन्होंने लिखी थी। और सुविख्यात कोशकार अमर सिंह, ये सब जो विद्वान, जो महान ज्ञानी और प्रकांड जो विद्वान थे वो किस वंश में हुए हैं? वो सिर्फ और सिर्फ गुप्त वंश में हुए। इन्हीं विद्वानों के होने से, इनके होने से गुप्त वंश में चार है वो चांद लग गए। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, रघुवंशम है जो महाकाव्य है, ये कालिदास ने लिखा था। मृच्छकटिकम नाटक है, शूद्रक ने लिखा था। मुद्रा राक्षस नाटक है, विशाख दत्त ने लिखा था। और सुविख्यात कोशकार अमर सिंह, ये सभी गुप्त वंश में ही हुए हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जो रामायण है, आप सभी जानते हैं रामायण, महाभारत और मनु संहिता। मनु संहिता भी आप जानते हैं, मनुस्मृति मनु महाराज ने लिखी थी। तो ये रामायण, महाभारत और जो मनु संहिता है वो अपने वर्तमान रूप में, अपने आधुनिक रूप में कब आई? वो गुप्त काल में आई। इनका जो वर्तमान रूप हमें देखने को मिलता है वो गुप्त काल में ही मिलता है। इसके बाद में इस गुप्त वंश के अंदर ऐसे कौन कौन से महान गणितज्ञ हुए? खगोल शास्त्री, ज्योतिर्विज्ञान के जनक और प्रकांड विद्वान, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले आर्यभट्ट, आप जानते हैं कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, दशमलव प्रणाली की खोज की थी। आर्यभट्ट, वरामिहिर और ब्रह्मगुप्त, ये महान गणितज्ञ था ब्रह्मगुप्त। तो आर्यभट्ट, वरामिहिर और ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान में अपना योगदान दिया। यानी ये ऐसे महान विद्वान थे जिसके नाम आप जानते हैं, आर्यभट्ट, वरामिहिर और ब्रह्मगुप्त। ये महान गणितज्ञ थे, बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे। इन्होंने तारों की गणना की, गणित का ज्ञान था ब्रह्मगुप्त को। और आर्यभट्ट के बारे में आपको पता है कि इन्होंने जीरो की और दशमलव प्रणाली की है वो खोज की थी। तो ये किसके वंश में हुए, किस शासन में हुए? ये गुप्त वंश, गुप्त काल के अंदर इनका प्रादुर्भाव हुआ था। ये गुप्त काल से संबंधित है। आगे लिखा है कि इसी काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ जो अरबों के माध्यम से यूरोप पहुंची। यानी इसी काल के अंदर आर्यभट्ट ने ही दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया था। और जब अरब यात्री भारत आए व्यापार करने के लिए, तो वो यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके यूरोप गए और बाद में यूरोप वालों को बाद में जानकारी मिली कि दशमलव प्रणाली क्या है। इसके बारे में उनको जानकारी मिलती है भारत से, और भारत से वे यूरोप जाते हैं और वहां पे वे जो भी गणितज्ञ होते हैं वो उनके बारे में है वो सर्च करते हैं। आगे हमें जानकारी मिलती है इस गुप्त वंश के बारे में कि इस काल के वास्तुकला जो भवन निर्माण से संबंधित है, चित्रकला, चित्रकारी, धातु कला के जो उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं वो मैं आपको बताऊं आगे कि अजंता की कुछ गुफाओं के अंदर हमें जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश ने कौन कौन से ऐसे कार्य किए थे, जहां से हमें ये जानकारी मिले कि उनको वास्तुकला का भी ज्ञान था, उनको चित्रकला का ज्ञान था और उनको धातु कला का भी ज्ञान था। एक तो हमें जानकारी मिलती है अजंता की कुछ गुफाओं से, जहाँ कुछ चित्र उत्कीर्ण है, जहाँ कुछ ऐसे बने हुए हैं, उनसे हमें जानकारी मिलती है। दूसरा हमें सबसे बड़ी जानकारी मिलती है दिल्ली का लौह स्तंभ, दिल्ली का लौह स्तंभ। आपको मैं बता दूं कि लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है, इंपॉर्टेंट सवाल है। लौह स्तंभ है वो दिल्ली में स्थित है और ये एक ऐसा, देखो आप जानते हैं कि लौह है वो यदि जल के संपर्क में आता है तो उस पर है वो जंग लग जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के अंदर ये जो लौह स्तंभ खड़ा है ये गुप्त वंश, गुप्त काल के अंदर बना था और आज तक है भाई। लेकिन इतनी बरसात, इतनी धूप के अंदर भी उस पर अब तक कोई जंग नहीं लगा है और वो ऐसा कैसा खड़ा है। तो ये उस समय के हमारे जो वास्तुकार थे, जो हमारे धातु कला के जो ज्ञानी थे, ऐसे व्यक्तियों ने उस समय बनाए थे जो आज के विज्ञान और आज के जो वैज्ञानिक हैं वो भी पता नहीं कर पाए कि आज तक इस पर जंग क्यों नहीं लगता है।
तो ऐसे ऐसे महान विद्वान, धातु कला के ज्ञाता, वास्तुकला के ज्ञाता है वो गुप्त काल के अंदर हुए थे। और आगे हमें जानकारी मिलती है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसके पास में नालंदा है, वहां पे 80 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा है वो हमें देखने को मिलती है। और ये भी उदाहरण है कि गुप्त वंश और गुप्त काल के अंदर इस प्रकार की जो वास्तुकला, चित्रकला और धातुकला है वो विकसित हुई थी और बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय थी। तो ये गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में हमने पढ़ा। यदि आपके सवाल इसमें से बड़ा आएगा, जैसे 4 अंक का सवाल आपके आ गया, सवाल आ गया कि गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए, तो आपको ये विस्तार से पूरा वर्णन करना है, इस प्रकार बढ़िया ढंग से और विस्तार से आपको वर्णन करना है, तब जाके आपको 4 अंक है वो प्राप्त होंगे। अभी हमने पढ़ा कि किस प्रकार से गुप्त वंश की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां रही है वो क्या रही थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे आगे कि गुप्तकालीन जो समाज है, गुप्तकालीन जो समाज है उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो गुप्तकालीन समाज था उस समय वो कैसा था, उसकी क्या विशेषताएं थी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि गुप्तकालीन जो समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था, 4 वर्णों में बंटा हुआ था। अभी 4 वर्ण कौन कौन से थे? सबसे पहला था वो ब्राह्मण, द्वितीय क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा था वो शूद्र। अब इनका कार्य क्या था? 4 वर्णों में विभक्त था उस समय। ब्राह्मण को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। इनका कार्य क्या था? अध्ययन करना, पढ़ाई करना, अध्यापन करना। क्या करना? अध्यापन, दूसरों को पढ़ाना, यज्ञ करना और दान लेना, दान है वो ग्रहण करना। ये क्या थे? ये इनके कार्य थे। ये कार्यभार इनको सौंपा गया था कि आप पढ़ाई करेंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे, यज्ञ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और दान लेना। ये दान लेते थे। ये थे ब्राह्मणों का कार्य। उसके बाद में क्षत्रियों का कार्य क्या था? द्वितीय जो वर्ण था वो था क्षत्रिय। क्षत्रिय का कार्य था राष्ट्र की रक्षा करना। हमारा मतलब जो देश था, देश की रक्षा का जो कार्यभार था वो क्या था? वो किसके पक्ष में आया? क्षत्रियों के। क्षत्रियों का कार्य था राष्ट्र की रक्षा करना, सुरक्षा करना, कोई उन पर आक्रमण ना करे, अपने देश को बचाना। तीसरा जो वर्ण था वो था वैश्य। वैश्य का कार्य क्या था? व्यापार करना और वाणिज्य, यानी व्यापार से संबंधित जो भी गतिविधियां थी वो कार्यभार सब सौंप दिया वैश्यों को। तो अभी हमने पढ़ा कि वैश्य का कार्य था व्यापार और वाणिज्य करना और शूद्र का कार्य था सेवा प्रदाता, यानी सेवा करना। ये वर्णों का जो आधार था वो कर्म के आधार पर नहीं था। ऐसा नहीं कि कोई यदि शूद्र है और वो कार्य करता है व्यापार का तो वो वैश्य के अंतर्गत आएगा, या कोई शूद्र है और वो कार्य करता वो बहुत ही शक्तिशाली है और वो सैनिक है तो वो क्षत्रिय के अंतर्गत आएगा, या फिर उसको मतलब अध्ययन करना आता है, पढ़ाई करनी आती है तो वो ब्राह्मण के अंतर्गत आएगा। ऐसा नहीं था। यानी वर्णों का जो आधार था वो जन्म से ही था। यदि वो शूद्र के घर जन्म लिया तो वो शूद्र माना जाएगा, वैश्य के घर जन्म लिया तो वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण के घर जन्म लिया है तो वो ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत है वो आएगा। तो वर्णों का जो आधार था वो जन्म से था। आगे लिखा है कि स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। गुप्त काल के अंदर स्त्रियों का समाज के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। और जो धार्मिक कृत्य होते थे, धार्मिक कृत्यों से तात्पर्य है जो घर के अंदर जो पूजा पाठ होते थे, यज्ञ होते थे, जो भी जागरण वगैरह जैसे होती थी, तो ऐसे जो धार्मिक कृत्य होते थे उन धार्मिक कृत्यों के अंदर पति के साथ में पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। दोनों का पास में साथ में होना अत्यंत आवश्यक था, अनिवार्य था। यानी कि यज्ञ कर रहे हैं तो पति अकेला यज्ञ में आहुति नहीं डालेगा, पत्नी भी पास में बैठ करके हाथ लगाकर मतलब यज्ञ में आहुति डालेगी। तो मतलब पति के साथ में पत्नी का होना जरूरी था, जरूरी होगा भी क्यों नहीं, 7 फेरे जो साथ में लिए थे। आगे हम चलते हैं कि स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। यानी गुप्त वंश के अंदर, गुप्त काल के अंदर स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाती थी। पहले स्त्रियों की स्थिति इतनी है वो अच्छी नहीं थी, उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी पहले, लेकिन धीरे धीरे बाद में जब जागरूकता बढ़ी तो स्त्रियों को भी शिक्षा का प्रावधान है वो होने लगा थी। और
पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं थी। जो पर्दा प्रथा थी, घर से स्त्रियों को बाहर नहीं निकलना था, घर के अंदर ही चोला चौके में रहना था, तो ये पर्दा प्रथा है वो उस समय नहीं थी। आगे हम पढ़ते हैं कि उस समय गुप्त वंश में, जो गुप्त काल था, उस समय विवाह के 8 प्रकार होते थे। 8 प्रकार से विवाह किया जाता था, मतलब विवाह अलग अलग प्रकार के होते थे। गंधर्व विवाह, स्वयंवर, जैसे यहाँ पे आसुरी विवाह, ये जो होते थे ऐसे विवाह होते थे। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह है वो सबसे उत्तम विवाह माना गया। विवाहों के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें से ब्रह्म विवाह है वो सबसे उत्तम माना जाता है, जो हमारा वर्तमान में जो होता है वो। और जो गंधर्व विवाह होता है, जैसे कभी कोर्ट मैरिज करते हैं, उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। तो ये विवाह के उस समय 8 विवाह को प्रकार थे। और ये जो स्वयंवर प्रथा थी, ये भी उस समय विद्यमान थी। स्वयंवर इस नाम से स्पष्ट है, स्वयंवर, स्वयंवर को चुनना, स्वयंवर को चुनना, यानी कोई भी स्त्री अपने इच्छानुसार, अपनी पसंद के किसी भी पुरुष के साथ में शादी कर सकती थी, उसकी इच्छा के अनुसार। इसको बोलते थे स्वयंवर। तो ये स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी। आगे लिखा है कि पुत्र के अभाव में पुरुष की जो संपत्ति थी, उस पर पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। यानी कोई पुरुष है और उसके यदि पुत्र नहीं है, तो उसकी जो पुरुष की जो संपत्ति होगी, उस संपत्ति पर जो पहला अधिकार होगा वो किसका होगा? पत्नी का होगा। ऐसा नहीं कि उस पुरुष के जो भाई है उसका होगा या फिर उसका माता पिता, ऐसा नहीं। उसकी संपत्ति पर प्रथम अधिकार है वो उसकी पत्नी का होगा। तो ये हमने पढ़ा गुप्तकालीन समाज के बारे में कि समाज वो 4 वर्णों में विभक्त था। उसमें वर्णों का आधार जन्म था, स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था, धार्मिक कृत्यों के अंदर पत्नी भी पति के साथ में बैठकर वो पूजा हवन यज्ञ जो भी है वो करती थी, स्त्री शिक्षा का प्रचलन था, पर्दा प्रथा है वो नहीं थी, स्वयंवर प्रथा विद्यमान थी। उस समय 8 प्रकार के विवाह है वो किए जाते थे, ये प्रचलन में थे। और पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार माना जाता था। ये हमने पढ़ा गुप्तकालीन समाज और गुप्तकालीन जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी उनके बारे में। बड़ा सवाल आ सकता है, गुप्तकालीन समाज के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये विस्तार से आपको इस प्रकार से वर्णन है वो करना है। इस गुप्त वंश के बारे में हमने पढ़ा, कल शुंग वंश के बारे में पढ़ा, शातवाहन वंश के बारे में पढ़ा, गुप्त वंश के बारे में पढ़ा। आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो आगे हम चलते हैं वर्धन वंश के बारे में। ये पढ़ेंगे कि ये वर्धन वंश क्या था, इसकी स्थापना किसने की थी। तो वर्धन वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने। इसको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं क्योंकि जो शासक था पुष्यभूति, उसने ही इसकी स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना किसने की? दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति द्वारा वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना है वो की गई थी। किसके द्वारा? पुष्यभूति द्वारा। कहाँ पे? दिल्ली के निकट थानेश्वर में। और इस वर्धन वंश के अंदर जो पुष्यभूति वंश था, इसके अंदर प्रमुख राजा कौन कौन से थे, मुख्य जो सम्राट थे वो कौन कौन से हुए थे? तो उसमें सबसे पहले प्रभाकर वर्धन, यानी पहले तो पुष्यभूति थे, उनके बाद में प्रभाकर वर्धन, उसके बाद में राजा बना राज्यवर्धन, उसके बाद में बना हर्षवर्धन। राज्यवर्धन का बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 ईस्वी में है वो वध कर दिया गया। क्या हुआ कि यहाँ पे प्रभाकर वर्धन राजा बना। प्रभाकर वर्धन के बाद में उसका पुत्र राज्यवर्धन राजा बना। लेकिन उस समय बंगाल का शासक था, बंगाल का गौड़ शासक था शशांक। उसने क्या किया? 606 ईस्वी के अंदर राज्यवर्धन की है वो हत्या कर दी, उसको मार डाला और इस वर्धन वंश जो साम्राज्य था उसको अपना अधीन कर लिया। लेकिन उसके बाद में राज्यवर्धन का बेटा था हर्षवर्धन, वो राजा है वो बना और इसने लगभग 40 वर्ष तक है वो शासन किया। किसने? हर्षवर्धन ने। और अपने वंश की जो कीर्ति और अपने वंश की जो शक्ति और सत्ता थी उसको पुनः स्थापित किया। किसने किया था? हर्षवर्धन ने। अब हर्षवर्धन ने कौन कौन से कार्य किए हम पढ़ते आगे। प्रभाकर वर्धन के बाद में हर्षवर्धन है वो शासक बना और हर्षवर्धन ने लगभग 40 वर्षों तक है वो शासन किया और अपने वंश की जो कीर्ति और यश और शक्ति और सत्ता थी उसको वापस है वो स्थापित किया।
लेकिन जिस समय हर्षवर्धन अपने सिंहासन पर बैठा उस समय स्थिति जो थी वो बहुत ही संकटपूर्ण थी। चारों तरफ दुश्मन है वो घात लगाए बैठे थे। यानी जिस समय हर्ष सिंहासन पर बैठा उस समय स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। चारों ओर से दुश्मन घात लगा करके हर्षवर्धन के जो साम्राज्य था, वर्धन वंश का जो साम्राज्य था, उसको अपने अधीन करना चाहते थे। और इनमें से मुख्य था वो था बंगाल का गौड़ शासक शशांक। उसने क्या किया, राज्यवर्धन को पहले से मार डाला था और उसकी जो छोटी बहन थी, हर्षवर्धन की जो छोटी बहन थी राजश्री, उसने क्या किया कि शशांक से बचने के लिए और अपने प्राणों की रक्षा के लिए वो क्या हुआ, किसी गुप्त स्थान पे, किसी अज्ञातवास पे है वो चली गई। शशांक के आक्रमण से शशांक ने जैसे राज्यवर्धन को मारा तो उसकी हर्षवर्धन की जो छोटी बहन थी राजश्री, वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी गुप्त स्थान पर है वो चली गई। लेकिन हर्षवर्धन ने क्या किया, हर्षवर्धन ने राजा बनते ही कामरूप के जो राजा थे जिसका नाम था भास्कर वर्मा, याद रखिएगा, हर्षवर्धन ने कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि कर ली, हाथ मिला लिया और अपनी बहन को है वो जल्दी से ही उन्होंने ढूंढ निकाला, खोज लिया। उसके बाद में हर्षवर्धन का साम्राज्य है वो अत्यंत विशाल था। इसका साम्राज्य था वो अत्यंत विशाल था। इसने कई युद्ध लड़े और कई युद्धों में इन्होंने विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इनकी जो राजधानी थी उसका नाम था कन्नौज। ये आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन की जो राजधानी थी उसका नाम क्या था, कन्नौज था। और हर्षवर्धन ने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था महाराजा धीराज। क्या नाम था, महाराजा धीराज। और हर्षवर्धन का जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के अंदर दो शाखा होती थी, एक होता था हीनयान और दूसरा होता था महायान। जैसा कि हमने 9th में पढ़ा है, हीनयान और महायान। तो जो महायान जो बौद्ध धर्म की शाखा थी उसकी तरफ है वो हर्षवर्धन का है वो क्या था, झुकाव बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने धीरे बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। और हर्षवर्धन क्या करता था कि प्रति 5वें वर्ष गंगा और यमुना के संगम पर प्रयाग के अंदर एक महोत्सव का आयोजन करता था और उसके अंदर जो भी गरीब लोग थे उनको क्या करता था, दान देता था, ये कार्य करता था। और ऐसा कहा गया है कि चीनी यात्री जिसका नाम था हेनसांग, वो छठे महोत्सव के अंदर, इस प्रकार का एक छठा महोत्सव हुआ था प्रयाग के अंदर, उसके अंदर हेनसांग है वो क्या था, शामिल था। तो इस प्रकार है वो हमने वर्धन वंश जो पुष्यभूति वंश है जिसकी स्थापना पुष्यभूति ने दिल्ली के निकट थानेश्वर में की थी, उसके बारे में हमने पढ़ा कि इस वंश के अंदर 3 ही महत्वपूर्ण शासक हुए थे, जिसमें पहला था प्रभाकर वर्धन, द्वितीय जो नाम था वो था राज्यवर्धन और तीसरा जो मुख्य शासक था वो था हर्षवर्धन। तो ज्यादातर एग्जाम में सवाल आते हैं वो हर्षवर्धन से संबंधित ही आते हैं कि हर्षवर्धन की सैनिक उपलब्धियों को बताइए या फिर हर्षवर्धन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हर्षवर्धन ने कौन कौन से कार्य किए, किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, किस प्रकार से बंगाल के गौड़ शासक को हराया, किस प्रकार से उसने कामरूप नरेश भास्कर वर्मा से वो संधि की और उनकी क्या क्या उनकी विशेषताएं थी, क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही, उनके बारे में आपको विस्तार से वो वर्णन करना होता है। हम आज इतना ही पढ़ेंगे और कल पढ़ेंगे हम पाल वंश के बारे में कि पाल वंश की क्या उपलब्धियां रही, पाल वंश के अंदर कौन कौन से मुख्य शासक हुए, उनके बारे में है वो विस्तार से हमें वो पढ़ेंगे।